हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम कोसी नदी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आप अपने मोबाइल में कुछ दिनों से देख चुके होंगे कि किस तरह से कोसी नदी में जल भराव हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो ये कोसी नदी के बारे में दिया हुआ है। तो पहले शॉर्ट्स में जानते हैं कि कोसी नदी कितना बड़ा है और कहां से गुजरता है और कहां से इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद लॉन्ग में जाने का प्रयास करेंगे। तो बिहार का शौक कही जाने वाली कोसी नदी है, जो कि कोसी नदी 724 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत नेपाल की सुपौल बॉर्डर पर बने भीमनगर बराज से कोसी बिहार में आती है। और तीसरा पॉइंट है 24 अप्रैल 1954 को भारत नेपाल के बीच भीमनगर बराज बना था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोसी नेपाल के पहाड़ों से होकर आती है और नेपाल तिब्बत होते हुए ये बिहार में आती है। और बिहार ने इसकी कई विनाशकारी रूप देखे हैं, इसलिए इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। कोसी हिमालय पर्वतमाला में 60,000 मीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करती है और कोसी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और तिब्बत में पड़ता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वतमालाओं से कोसी गुजरती है। नेपाल में कोसी को सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी में नेपाल की 7 नदियां, जो कि इंद्रावती, सुन कोसी, तांबा कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामर कोसी से मिलती है। ये नदियां भारत नेपाल सीमा से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर कोसी में मिलती है। इसके बाद देखते हैं तो कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। इसके भौगोलिक स्वरूप को देखें तो पता चलता है कि पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का मार्ग परिवर्तन कर चुकी है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से तरह तरह से अपवाद जैसे बालू, कंकड़, पत्थर अपने साथ लाती है और ये नदियां निरंतर अपनी क्षेत्र फैलती जा रही है। उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों को तरती ये नदी पूरा क्षेत्र उपजाऊ बनाती है। नेपाल और भारत दोनों ही देश इस नदी पर बांध बना चुके हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणविदों ने इससे नुकसान की भी संभावना जताई थी। इस नदी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति का पालन भी है। कोसी के आसपास के क्षेत्रों को इसी के नाम पर कोसी कहा जाता है। इसके बाद आता है कि कोसी नाम कैसे पड़ा। तो हिंदू ग्रंथों में इसे कौशिकी नाम से उद्धृत किया गया है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने इसी नदी के किनारे ऋषि का दर्जा पाया था। वे कुशिक ऋषि के शिष्य थे और उन्हें ऋग्वेद में कौशिक भी कहा गया है। 7 धाराओं से मिलकर सप्तकोशी नदी बनती है, जिसे स्थानीय रूप से कोसी कहा जाता है। महाभारत में भी इसका जिक्र कौशिकी नाम से ही मिलता है। इसके बाद देखते हैं मार्ग, यानी कि कोसी नदी किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो कोसी नदी नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाले रास्ते में कोसी की 4 सहायक नदियां मिलती है। इसके बाद तिब्बत की सीमा से लगा नामचे बाजार कोसी के पहाड़ी रास्ते को पर्यटन के हिसाब से सबसे आकर्षक स्थान है। अरुण तमोर
लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, सोन कोसी, इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेपाल में यह कंचनजंगा के पश्चिम में पड़ती है। नेपाल के खड़गपुर में कोसी की 2 सहायक नदियां हैं, दूध कोसी और सन कोसी, जो कि सन कोसी अरुण, प्रज्वल, तमर नदियां के साथ त्रिवेणी में मिलती है। इसके बाद नदी को सप्त कोसी कहा जाता है। इसके बाद चतरा में यह तराई क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसके बाद से इसे कोसी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां एवरेस्ट के चारों ओर से आकर मिलती है और यह विश्व के ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियरों या हिमनदों के जल लेती है। त्रिवेणी के पास नदी के वेग से एक खड़ बनाती है जो कोई 10 किलोमीटर लंबी है। भीमनगर के निकट यह भारतीय सीमा पर दाखिला होती है। इसके बाद दक्षिण की ओर 260 किलोमीटर चलकर कटरिया कुर्सेला के पास गंगा के साथ संगम करती है, जो कि त्रिमोहिनी संगम के नाम से जाना जाती है। यह गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आता है कोसी बांध। तो कोसी नदी पर सन 1958 एवं 1962 के बीच एक बांध बनाया गया। यह बांध भारत और नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसमें पानी के बहाव के नियंत्रण के लिए 56 द्वार वाले, जिन्हें नियंत्रित करने का कार्य भारत के अधिकारी करते हैं। इस बांध के थोड़ा आगे भारतीय सीमा में भारत के तटस्थ बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हो कोसी नदी जो कि कितना लंबा है, जो कि इसमें 56 गेट लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना लंबा ये नदी होगा। इसके बाद आता है कोसी नदी का इतिहास के बारे में। तो कोसी नदी पर बांध बनाने का काम ब्रिटिश शासन के समय से विचाराधीन है। ब्रिटिश सरकार को ये चिंता थी कि कोसी पर तटबंध बनाने से इसकी प्राकृतिक बहाव के कारण यह टूट सकता है। ब्रिटिश सरकार ने तटबंध नहीं बनाने का निर्णय इस बात पर किया कि तटबंध टूटने से जो क्षति होगी उसकी भरपाई करना अधिक कठिन सिद्ध होगा। इसी चिंता के बीच ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और आजादी के बाद सन 1954 में भारत सरकार ने नेपाल के साथ समझौता किया और बांध बनाया गया। यह बांध नेपाल की सीमा में बना है और इसके रखरखाव का काम भारतीय अभियंताओं को सौंपा गया है। इसके बाद अब तक 7 बार ये बांध टूट चुका है और नदी की धारा की दिशा में छोटे मोटे बदलाव होते ही रहे हैं। बराज में बालू के निक्षेपण के कारण जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ के टूटने का खतरा बना रहता है। इसके बाद आता है कि बांध की क्षमता। तो बांध बनाते समय अभियंताओं ने आकलन किया था कि यह 9 लाख घन फुट प्रति सेकंड पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सकेगा और बांध की आयु 25 वर्ष आंकी गई थी, जबकि बांध पहली बार 1963 ईस्वी में टूटा था। इसके बाद 1968 में यह 5वां स्थान पर टूटा। उस समय नदी में पानी का बहाव 9,13,000 यूएसएक मापा गया था। वर्ष 1991 में नेपाल के जोगनिया तथा 2008 में यह नेपाल के ही कुशहा नामक स्थान पर टूटा। वर्ष 2008 में जब टूटा तो इसके बहाव में महज 1,44,000 क्यूसेक था। इसके बाद आता है कोसी साहित्य। तो हजारों वर्षों से जिस नदी की धाराएं निरंतर परिवर्तनशील रही है, उस नदी की धाराओं के साथ गतिशील जीवन जगत की
अभिभूतियों का अवगाहन साहित्य के माध्यम से किया जाना सचमुच न केवल दिलचस्प वरना महत्वपूर्ण भी है। लेकिन विध्वंसकारी कोसी ने अपने तटवर्ती जीवन जगत के साथ संभवतः अधिकांश साहित्यिक विरासत को भी प्राय निगलने का काम ही किया है। कोसी अंचल के निकटवर्ती नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस के कारण भी इस क्षेत्र की ज्ञान और साहित्य विषयक विरासत नष्ट हुई होगी। तो डॉक्टर गौरीनाथ झा जो कि पूर्णिया के रहने वाले थे, तो उसके द्वारा लिखित शोध प्रबंध लंबी प्रतीक्षा के बाद हिंदी साहित्य के विषय में पूर्णिया प्रमंडल का योगदान शीर्षक से प्रकाशित हो गया है। श्री रतिनाथ पुस्तकालय पूर्णिया द्वारा यह मुकुल प्रकाशन नई दिल्ली के सौजन्य से 2012 में प्रकाश में आया है। 1983 में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकृत उनका यह शोध प्रबंध लंबे समय से पाठकों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ था। 7 अध्यायों में से विभक्त यह ग्रंथ द्वितीय अध्याय में प्रस्तुता 176 साहित्यकारों की परिचय प्रस्तुति के कारण एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ के रूप में हमारे सामने है। कोसी अंचल के साहित्य को लेकर पहले ऐसी कोई कृति प्रकाशित नहीं हुई है जिसमें एक साथ इतने अधिक साहित्यकारों का परिचय एक साथ हमें उपलब्ध होता हो। यद्यपि 1983 में प्रस्तुत शोध का परिणाम होने के कारण 30 वर्ष प्रकाशित इस पुस्तक में यह बात खटकती है कि ये परिचय संदर्भ अद्यतन नहीं है। यद्यपि लेखक ने कुछ लेखकों के परिचय अद्यतन करने के प्रयत्न किए हैं। दिवंगत लेखकों के निधन की सूचनाएं भी दी गई है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। कुल मिलाकर इसे 30 वर्ष पूर्व तैयार पुस्तक के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पुस्तक का प्रथम अध्याय पूर्णिया प्रमंडल की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि को समेटे हुए हैं। इसके बाद द्वितीय अध्याय में पूर्णिया प्रमंडल में जन्मे 140 तथा इसे अपनी कर्मभूमि बनाने वाले 26 साहित्यकारों के जीवन एवं कृतित्व का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद तृतीय अध्याय में बिहार के संदर्भ में पूर्णिया प्रमंडल के साहित्य का काल विभाजन प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ अध्याय में विवेच्य साहित्य पर अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, बांग्ला, उर्दू एवं अंग्रेजी के साहित्य के प्रभाव का आकलन किया गया है। पंचम अध्याय में समसामयिक लेखन की विविध दिशाओं पर विचार किया है। छठा अध्याय में मूल्यांकन का है और सातवां अध्याय में उपसंहार का विचार किया गया है। तो परिशिष्ट में उन 225 पुस्तकों की सूची दी गई है जिनके आधार पर यह पुस्तक तैयार हुई है। पुस्तक सूचनापरक जायजा है। इसका मूल्यांकन पक्ष अपेक्षाकृत संतोषजनक नहीं है। कतिपय लेखकों से संबंधित सूचनाएं त्रुटिपूर्ण भी है। यद्यपि यह पुस्तक अपनी इतनी अधिक जानकारी अपने आप में समेटे हुए है कि संग्रहणीय और पाठनीय बन पड़ी है। 80 वर्षीय डॉक्टर गौरीनाथ झा पुस्तक के दूसरे खंड की भी तैयारी में है, जिसमें छूटे हुए साहित्यकारों का परिचय वे प्रस्तुत करेंगे। उनका यह जीवन प्रणयमय है। इसके बाद आता है सरला राय की कृति, यानी कि पूर्णिया के साहित्यकार थे, तो उसके द्वारा क्या क्या लिखा गया था उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कोसी अंचल की
दिवंगत लेखिका सरला राय की एक प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। पूर्णिया के साहित्यकार। इसका प्रकाशन 1991 में तुलिका प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ था। सरला जी ने अपनी कृति में बांग्ला, मैथिली, उर्दू और हिंदी के 8 लेखकों के जीवन और कृतित्व पर इस पुस्तक में विस्तार से प्रकाश डाला है। ये लेखक हैं बांग्ला के केदारनाथ बंद्योपाध्याय एवं सतीनाथ भादुड़ी और मैथिली के कुमार गंगानंद सिंह एवं लिली रे, उर्दू के वफा मलिकपुरी एवं तारिक जमीली थी तथा हिंदी के लक्ष्मी नारायण, सुधांशु एवं फणीश्वरनाथ रेणु था। तो इस सब के कहने की जरूरत नहीं कि अपनी अपनी भाषाओं में पूर्णिया जिले के इन साहित्यकारों ने राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी विशिष्ट पहचान कायम की है। लेखिका का विचार कुछ अन्य साहित्यकारों का परिचय प्रस्तुत करने वाले पुस्तक के आगामी खंड भी प्रकाशित करवाने का था, लेकिन वह संभव नहीं हो पाया। सरला जी ने अपने लेखों की उक्त साहित्यकारों का न केवल पारिवारिक विवरण एवं जीवन प्रस्तुत किया है, वरना उनकी प्रकाशित अप्रकाशित कृतियों की सूची देते हुए उनके साहित्यिक दाय और महत्व का प्रतिपादन भी भारी भांति किया है। इसके बाद आता है कविता। कोसी अंचल की साहित्यिक विरासत। तो इसमें युवा कवि, आलोचक, संपादक देवेंद्र कुमार देवेश ने कोसी अंचल, जो कि बिहार का सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिलों में जन्मे अथवा जहां के निवासी रचनाकारों द्वारा रचित पद्य साहित्य को उसके समालोचनात्मक आकलन के साथ क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में कविता कोसी शीर्षक से प्रकाशित करने वाले प्रशंसनीय कार्य किया है। कविता कोसी के अब तक 5 खंड प्रकाशित हैं, जिनकी प्रकाशक है अनीता पंडित। प्रत्येक खंड में डॉक्टर कामेश्वर पंकज द्वारा लिखित समालोचनात्मक आलेख पुस्तक के आरंभ में दिया गया है। तो इसके बाद कविता कोसी तीर की आता। तो इसमें कविता कोसी तीर की बिहार प्रगतिशील लेखक संघ पटना द्वारा 1997 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, जिसके संपादक प्रभु नारायण विद्यार्थी हैं। इस संग्रह में कोसी अंचल के मधेपुरा जिला निवासी 60 नए पुराने कवियों की कविताएं एवं उनके संक्षिप्त परिचय का समावेश किया गया है। संग्रह के आरंभ में विद्यार्थी जी ने संपादकीय के साथ साथ 26 पृष्ठों का एक लंबा आलेख भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मधेपुरा जिला की काव्य साधना की परंपरा, विकास एवं समकालीन साहित्यिक विमर्श को आकलित किया है। पुस्तक की भूमिका प्रतिष्ठित कवि आलोचक डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने सृजनात्मक सांस्कृतिक इतिहास तैयार करने के इस प्रयास का अभिनंदन किया है। तो इस संग्रह में गोपीनाथ महाराज, विश्वनाथ महाराज, जिदत मधेपुरवी, भोलानाथ मायल, मनमोहन महाराज, यदुनाथ झा, यदुवर। तो ये देख सकते हो यहाँ पर अनेक कवियों के नाम हैं, जो कि मधेपुरा निवासी प्रमुख कवियों की कविताओं का संकलन किया गया था। इसके बाद आता है बच्चा यादव द्वारा संपादित कथा कोसी। तो कोसी अंचल के प्रतिष्ठित अध्याय बच्चा यादव के संपादन में रचनाकार प्रकाशक पूर्णिया से 1997 में प्रकाशित कहानी संचयन कथा कोसी अंचल के समकालीन तथा
समकालीन कथा परिदृश्य से परिचय कराने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर हिंदी के प्रख्यात कथाकारों फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की ऐसी दुर्लभ तस्वीर प्रकाशित है जिसमें वे दोनों धान की रोपाई का काम कर रहे हैं। पुस्तक में वरिष्ठ कनिष्ठ 43 कथाकारों की कहानियां संकलित है। साथ ही कोसी अंचल के तत्कालीन कथा परिदृश्य की पड़ताल करते हुए धनेश दत्त पांडे का आलेख, रेणु माटी के कथाकार और कालोक चक्रवर्ती का आलेख रेणु की कथा परंपरा का प्रकाशन भी किया गया है। तो इसके बाद आता है संकलन में शामिल कथाकारों में चंद्र किशोरी जायसवाल, रामधारी सिंह दिवाकर, विजयकांत महाप्रकाश, कमला प्रसाद बेखबर, नवरंग प्रसाद जायसवाल, राधा प्रसाद, सरला राय, कृत नारायण प्यारा, हरि दिवाकर, अनिल चंद्र ठाकुर, धनेश दत्त पांडे, वसंत कुमार राय, सुबोध कुमार झा, देवशंकर नवीन, कलोल चक्रवर्ती, संजीव ठाकुर, संजय कुमार सिंह और रणविजय सिंह सत्यकेंद्र प्रमुख थे। तो बच्चा यादव ने संकलन के भूमिका में कोसी अंचल की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करने का सफल प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि बच्चा यादव, जिनका जन्म फरवरी 1958 ईस्वी में अररिया जिले में हुई थी। तो अगर अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में अररिया जिला का लिंक दे दूंगा। उसमें अररिया डिस्ट्रिक्ट के पूरा इंफॉर्मेशन बताया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, तो वहां पर आप क्लिक करके अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चा यादव की गवेषणात्मक रचनाएं हिंदुस्तान आज तक, पाटलिपुत्र टाइम्स, गंगा आदि पत्रिकाओं में बराबर स्थान पाती रही है। वे बिहार सरकार के अधिकारी हैं तथा मुहिम पत्रिका के संपादक से जुड़े रहे हैं। इसके बाद आता है कोसी अंचल की अनमोल धरोहरें, हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ। तो कोसी अंचल की प्रतिष्ठित लेखक हरिशंकर श्रीवास्तव सलभ की पुस्तक कोसी अंचल की अनमोल धरोहरें कोसी अंचल की साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को सामने लाने वाली महत्वपूर्ण दस्तावेजों पुस्तक है। ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक निबंधों के इस संग्रह को समीक्षा प्रकाशन मुजफ्फरपुर द्वारा 2005 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। संग्रह में अंचल की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों, गंधर्व राजवंश एवं उसकी सांगीतिक धरोहरों, लोक देवों, जननायक भीम कायवर्त और कोसी गीत पर लिखित आलेखों के अलावा अंचल के 10 प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण लेखकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का समुचित परिचय प्रस्तुत किया गया है। ये 10 लेखक हैं: यदुनाथ झा यदुवर, पंडित छेदी झा द्विजावर, पुलकित लाल दास मधुर, पंडित युगल शास्त्री प्रेम, सत्यनारायण पोदर सत्य, राधा कृष्णन चौधरी, परमेश्वरी प्रसाद मंडल, पंडित राधा कृष्णन झा किशुन, प्रबोध नारायण सिंह एवं लक्ष्मी प्रसाद श्रीवास्तव। इन लेखकों पर प्रस्तुत सामग्री संस्मरणात्मक भी है और उनकी रचनाओं का परिशीलन करते हुए उनकी साहित्यिक अवदान का रेखांकन भी है। तो श्री सलभ का जन्म 1 जनवरी 1934 ईस्वी को मधेपुरा में हुआ था। बिहार सरकार की सेवा करते हुए कल्याण पदाधिकारी के रूप में सेवा
निवृत्त भीष्मलभ ने हिंदी भाषा एवं साहित्य में स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त की है। आपकी अन्य प्रशासकीय कृतियां निम्नांकित हैं: अर्चना, आनंद, एक बंजारा विजन में, मधेपुरा में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, शैव अवधारणा और सिंहेश्वर स्थान, मंद्रद्रष्टा, श्रीस्य श्रृंगा एवं तथा अंगिका लिपि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद आता है महिषी की तारा, इतिहास और आख्यान। तो डॉक्टर तारानंद वियोगी कोसी अंचल के महिषी सिद्धपीठ तारा स्थान पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, जो महिषी की तारा है, जो कि इतिहास और आख्यान के नाम से नवारंभ पटना द्वारा 2010 में प्रकाशित की गई है। पुस्तक 3 अध्याय में विभक्त है। प्रथम अध्याय में महिषी का सांस्कृतिक इतिहास और द्वितीय अध्याय में तारा साधना का इतिहास निबद्ध किया गया है। प्रकारांतर से महिषी का सांस्कृतिक इतिहास कोसी अंचल का सांस्कृतिक इतिहास भी है। तृतीय अध्याय में तारा चंद्र साधना के महत्व और स्वरूप का प्रकाश डाला गया है। ध्यावय है कि सिद्धपीठ महिषी का ज्ञात इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। भगवान बुद्ध का आगमन भी यहाँ हुआ था। उस समय भी यहाँ की उन्नत सांस्कृतिक विशिष्टता ने उनका ध्यान आकृष्ट किया था। पूर्व में यह किरातों का क्षेत्र था। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ की किरात जातियों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। आगे चलकर आर्य एवं किरातों ने समन्वय के पश्चात यहाँ एक मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ। बौद्ध काल में भी बड़ी संख्या में यहाँ के लोग बौद्धावलंबी हुए। मौर्य काल में बौद्ध गतिविधियों की यहाँ काफी सक्रियता रही। उक्त सांस्कृतिक विविधता के अलावा कोसी अंचल का यह परिसर मौर्य, गुप्त, पाल, शुंग, कान्व, आंध्र, कुषाण, नाग, वाकाटक, हर्षवर्धन, मिथिला नरेश आदि शासकों द्वारा शासित होता रहा। राजनीतिक उथल पुथल, सांस्कृतिक वैविध्य और कोसी नदी के विकराल तांडव ने कोसी अंचल की सभ्यता संस्कृति को गहरे प्रभावित किया है। तारानंद वियोगी ने अपनी पुस्तक में सांस्कृतिक इतिहास को खंगालते हुए यह स्थापित किया कि महिषी की तारा मूलतः एक बौद्ध देवी है, जिन्हें सभी बौद्धों की माता का स्थान प्राप्त है। महिषी जो कि सहरसा जिला में है, तो महिषी में 12 मई 1966 में जन्मे डॉक्टर तारानंद वियोगी हिंदी एवं मैथिली के प्रतिष्ठित लेखक हैं, जिनकी मौलिक संपादित 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो ये कोसी नदी के इतिहास के बारे में था, जो कि इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किए हैं। और आपको इसी तरह से बहुत सारे इम्पोर्टेंट या सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने का प्रयास करते होंगे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना अपने कमेंट करके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि थोड़ा बहुत उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।